Hello, my dear students. Welcome in this class. आज अतीत में दबे पाँव के 10वें एपिसोड में हम आपके साथ ये उपस्थित हैं। आज आप मोहनजोदड़ो की अजायब घर के बारे में जानेंगे। लेखक घूमते हुए जब मोहनजोदड़ो के अजायब घर में पहुंचता है तो उसका देखना अभी बाकी रह गया था। सब कुछ उसने देख लिया। अभी आपने पिछले एपिसोडों में सब जाना, मोहनजोदड़ो में जितनी भी दर्शनीय चीज़ें थी, हर स्थानों हर बस्तियों का उसने निरीक्षण कर लिया, घूम घाम लिया, हर बारीक चीज़ों का उसने अध्ययन किया। वहाँ की उन्नतशील खेती के बारे में जाना, क्या क्या चीज़ें उपस्थित थी उसको जाना, घरों और भवनों की विशेषताओं को जाना, वहाँ की नालियों की विशेषताओं को जाना। अर्थात मोहनजोदड़ो के हर इलाके को देख लिया है, लेकिन अब बाकी रह गया है मोहनजोदड़ो का अजायब घर, जो उनको घुमा रहे थे, जो वहाँ के लोग, जो मेजबान थे। मेजबान जब लेखक का ध्यान अजायब घर को दिखलाने के लिए कहते हैं तो उन खंडहरों से अभी आप लोगों ने कल जाना था कि अभी वो गिरे हुए भवनों के खंडहरों में घूम रहा था लेखक। अब उन खंडहरों से निकलकर वह उस इमारत पर जाता है जो इमारत अभी शाबूत है, अर्थात सुरक्षित है। अभी उसकी सारी वो ध्वंसावशेष के रूप में नहीं है। अभी उसकी दीवारें मुकम्मल ठीक है। आज 5000 वर्ष बीतने के बाद भी उस अजायब घर पर वो पहुंचता है। अजायब घर, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहर से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर बहुत छोटा है, एक छोटा सा भवन है। उसमें जितने सामान रखे गए हैं वे सामान इस बात के संकेत नहीं देते कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी दर्शनीय चीजें हो सकती थी। क्यों? क्योंकि उस छोटे से भवन में शायद उतने सामान न रखे जा सकते हो। वो एक जो भवन दिखलाई पड़ रहा था वो कहीं से भी अजायब घर जैसा नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था किसी कस्बे का एक छोटा सा स्कूल है, इस प्रकार का वो भवन था। और उस भवन में जितने सामान रखे गए थे उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस निर्जन इलाके में उन दर्शनीय चीजों को रखना इसलिए जरूरी नहीं समझा गया होगा कि शायद इन्हें यहां से कोई चुरा ले जा सकता हो, क्योंकि निर्जन इलाका। इसलिए जितनी भी अहम चीजें थी वो अहम चीजें उस अजायब घर की शोभा को नहीं बढ़ा रही थी। जितने भी मोहनजोदड़ो में के अवशेषों में जितनी भी दर्शनीय चीजें मिली थी, अहम चीजें मिली थी, वो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखी जा चुकी थी। उसे उस अजायब घर में नहीं रखा गया। वैसे लेखक ने जो अध्ययन किया था, जो खोजा था, उसमें उन्होंने पाया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो चीजें निकली थी उनकी पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 के लगभग थी। अर्थात 50,000 चीजें उस खुदाई में पाई गई थी। लेकिन उस 50,000 चीजों में जितनी अहम चीजें थी वो अहम चीजें उस अजायब घर से निकाल कर अजायब घर में रखा ही नहीं गया, उसको कराची, लंदन, लाहौर या दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक नर्तकी का चित्र दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, जिसे देखा जा सकता है।
लेकिन जो मुट्ठी भर चीजें यहां पर रखी गई हैं, प्रदर्शित हैं, उनमें उन चीजों को देखकर हमें सिंधु सभ्यता की वास्तविक झलक देखने को मिलता है। अब उन चीजों में क्या है? अब उन चीजों में काला पड़ गया गेहूं, कई हजार वर्ष पुरानों, सदियों पुरानी बातें हैं, इसलिए जो गेहूं के दाने मिले हैं वो काले पड़ गए। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहर, वाद्य यंत्र, एक चाक पर बना हुआ विशाल मृतभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटी, दिया, माप तौल के पत्थर, तांबे का एक आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे अन्य छोटे मोटे खिलौने, 2 पाटों वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के हार और पत्थरों के औजार। ये कुछ विशेष नाम थे जो उस अजायब घर में लेखक ने देखा। अजायब घर में तैनात अली नवाज, जो उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए रखा गया था, वह नवाज अली बताते हैं कि कुछ सोने के गहने भी वहां हुआ करते थे जो चोरी हो गए। अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि आम चीजों को इसलिए वहां नहीं रखा गया था कि उनके चोरी होने का डर था, इसलिए अहम चीजों को वहां से हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित कर दिया गया था। चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, दिल्ली हो, लंदन हो, इन राष्ट्रीय संग्रहालयों में इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो दुर्लभ चीजें थी उनको रख दिया गया। कुछ चीजों का भी जो मैंने आपको नाम जिक्र किया वो चीजें वहां पर थी, और वहां पर तैनात जो सुरक्षा कर्मी था उसने ये बताया कि कुछ दिनों पहले यहां पर सोने के गहने भी इसमें रखे हुए थे, लेकिन उन सोने के गहनों को किसी ने चुरा लिया। एक खास बात और यहां कोई भी महसूस करेगा कि अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं लेकिन हथियार नहीं। हथियार और औजार में थोड़ा अंतर होता है। औजार जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, हथियार जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और घातक होते हैं। औजार से लोगों की प्रायः जाने नहीं जाती, लेकिन हथियार से लोगों की जाने चली जाती। तो औजार तो है पर हथियार कोई नहीं। मोजोदड़ो क्या, हड़प्पा में भी यदि आप खोजोगे तो हथियार उस तरह नहीं मिलते हैं जो किसी भी राजतंत्र में होते हैं, अर्थात किसी राज दरबार में होते हैं, राजा के पास होते हैं। वैसे घातक अस्त्र शस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीजें मिली हैं वो औजार जैसी छोटी छोटी चीजें हैं, हथियार जैसी घातक चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिली। इस बात को लेकर के उस समय के जो विद्वान हैं वो सिंधु सभ्यता के शासन और सामाजिक प्रबंध को जब सोचने का प्रयास करते हैं तो ये सोचते हैं कि आखिर हथियारों की आवश्यकता क्यों नहीं थी। तो हथियार मूलतः आप सब जानते हो कि एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए या प्रतिशोध की भावना में उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, किसी को मौत की नींद सुलाने के लिए। लेकिन जिस राज्य में अमन चैन खुशहाली का वातावरण हो, अनुशासन का भाव प्रत्येक दिल में विद्यमान हो, वहां पर ऐसे हथियारों, घातक हथियारों की आवश्यकता
नहीं पड़ती। उस समय के राजा शायद अनुशासन और शांति प्रिय स्वभाव के रहे होंगे, वहां की जनता भी अनुशासन और शांति प्रिय स्वभाव की रही होगी। हर एक राजा इस स्वभाव का परिचित रहा होगा, इसलिए अनुशासन रहने के नाते वे ताकत के बल पर विश्वास नहीं करते थे। वे मानते हैं कि कोई भी सैन्य सत्ता शायद यहां कभी न रही, अर्थात किसी भी राजा का शासन शायद सिंधु घाटी सभ्यता में न रहा। सब लोग आपस में प्रेम, सद्भाव और अनुशासन के तले निवास करते हो। सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव का वातावरण रहा होगा। राजसी वातावरण न होने से हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। छोटे छोटे औजार अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए वे रखते रहे होंगे, मगर कोई अनुशासन जरूर था। जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता को कायम रख सके। हाँ, ये मैंने अभी आपको बतलाया और हर एपिसोड में आप लोग ये जिक्र करते आ रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और वास्तुकला अपने आप में बेमिसाल है। जो भी चीजें थी वे वास्तुकला की दृष्टि से ही बनाई गई थी। नगर योजना उसमें पूर्ण रूपेण शामिल थी, जो उस नगर को बनाए, नगर के संरचना के लिए जो चीज़ें अनिवार्य थी, जैसे एक लाइन में होना और सारी चीज़ें एक तरीके की होना, जो नगर को एक विकसित और खुशहाल नगर बनाने के लिए, एक सुंदर नगर बनाने की जो योजनाएं थी, वो नगरीय योजना और वास्तुकला के लिए अनुशासन का होना बड़ा जरूरी था। और ये अनुशासन इस रूप में देखा जा रहा था। और यही चीज सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। सिंधु घाटी सभ्यता की यही एक विशिष्ट पहचान है कि वहाँ के लोग काफी अनुशासित जीवन व्यतीत किया करते थे। आपस में प्रेम और सद्भाव का वातावरण था, इसीलिए राजसी प्रभाव वहां पर नहीं देखा गया। लोग आपस में मिलजुल कर अनुशासित तरीके से रहते थे और इसीलिए उस समय हथियारों की आवश्यकता नहीं थी। अपने दैनिक जीवन के में कुछ कार्यों में प्रयोग करने हेतु उनके पास औजार रहा करते थे। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महत्व, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि देखने को मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर मिले हैं, अर्थात कहीं भी राजाओं का महल देखने को नहीं मिलता, कहीं भी मंदिर देखने को नहीं मिलता। जो भी चीजें मिली उन हर एक चीजों में आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण रहा, उनमें अनुशासन का प्रभुत्व झलकता रहा। हथियारों का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा, केवल जो कुछ रहा वह उनके पास औजार रहे और छोटी मोटी अन्य चीजें रही। अजायब घर में प्रदर्शित सारी चीजों के बारे में आपने जान लिया। महंतों की कोई समाधियां नहीं मिली। यहाँ की जो मूर्तियां थी, मूर्ति शिल्पकारी जो होती थी वो छोटी छोटी हैं, औजार भी छोटे छोटे थे। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट होता था, शायद उससे छोटे सिरपेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अर्थात बहुत छोटी छोटी। अन्य राजाओं जैसे बहुत बड़े बड़े मुकुट नहीं धारण किया करते थे, उनके छोटे छोटे मुकुट हुआ करते थे। और तो और उन लोगों की नावें
बनावट में मिस्र की नावों जैसी होती थी। अर्थात मिस्र के नाव की विशेषता होती है कि मिस्र के नाव बहुत बड़े बड़े नहीं होते। मिस्र की जो नावें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, बड़ी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नावें मिली है इस मोहनजोदड़ो के इर्द गिर्द, वो नाव का आकार भी बहुत छोटा है। आज के मुहावरे में हम ये कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता का अनुभव कराने वाली संस्कृति। अर्थात उस संस्कृति में दिखावे का कहीं भी नामो निशान नहीं था। उस सभ्यता, उस संस्कृति में कहीं भी विराटता का नामो निशान नहीं था। लेखक के कहने का मतलब ये है कि लघुता में भी महत्ता का प्रदर्शन करना उनका एक अनिवार्य अंग था। अर्थात लघुता में भी महत्व का दर्शनीयता रूप उस वातावरण में भी देखने को मिला करता था। तो इस प्रकार से आपने ये जान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो में अजायब घर पाया गया, उस अजायब घर की खास विशेषता क्या है। और इसी के साथ ही कल अंतिम कड़ी में फिर हम लोग आप मिलेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता के इस अंतिम अवशेष के बारे में आप जानोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।